अब आप सभी पेज नंबर 21 के प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक सुनिए एवं सारांश समझिए। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यहाँ पर माया का अर्थ है संसार तथा छाया का अर्थ है सुंदरता। इस संसार का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसी कारण लेखिका ने संसार को माया और छाया का खेल कहा है। फिर प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, अर्थात वे प्रकृति के नए नए रहस्यों और संदेशों से परिचित हो रही थी। फिर जीवन के बारे में उनके अनुभव और ज्ञान परिपक्व हो रहे थे। अब आगे देखिए। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों की छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि चारों ओर स्वर्गीय सुंदरता बिखरी पड़ी थी। झरने, तिस्ता नदी, मंडराते बादल आदि जैसे एक लय और ताल में गतिशील थे। फिर चलते रहो, गतिशील रहो की अव्यक्त ध्वनि सी गूंज रही थी। फिर लेखिका को वहाँ पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, अर्थात प्रकृति के उस महाप्रांगण में सब कुछ गतिशील था। फिर प्रकृति के इस गतिमान सौंदर्य ने लेखिका को आनंद विभोर कर दिया था। उन्हें एक दिव्य आत्मानंद की अनुभूति हो रही थी। अब आगे देखिए। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तंद्रिल मतलब सोने जैसी स्थिति। तो प्रकृति के इस अद्वितीय सौंदर्य को देखते हुए जब वे कुछ दूर निकली तो उन्हें एक विपरीत दृश्य दिखाई दिया। कुछ पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ रही थीं। इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच
जीने के लिए संघर्ष करते उन स्त्रियों को देखकर लेखिका का मन व्याकुल हो गया। फिर वहाँ के बीआरओ के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। अब आगे देखिए। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। लेखिका के पूछने पर वह संजीदा अर्थात गंभीर हो गया और कहने लगा कि पहाड़ पर रास्ता बनाना बड़ा ही कठिन कार्य है और जरा सी भूल हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यहाँ यह बताया गया है कि इन रास्तों को बनाने के कठिन कार्य को करने की लोगों ने बहुत हिम्मत जुटाई है। फिर लेखिका सोचती हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी होती है। वे उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के बारे में गंभीरता से विचार करने लगती हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेइंग हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि लेखिका उन युवतियों के बारे में बहुत गहराई से सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा वे श्रम युवतियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थीं और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था, अर्थात उनकी हंसी से वहाँ का वातावरण खुशियों से भर गया था। अब आगे देखिए। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर जितेन ने लेखिका को बताया कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड मतलब बालों में खोसी जाने अथवा लगाई जाने वाली चिमटी जैसा मोड़ लेंगे और ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। फिर जितेन ने पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर आ रहे बच्चों के बारे में बताया कि ये हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। मणि के पूछने पर जितेन ने यह बताया कि यहाँ का जीवन कठोर है
और यह पहाड़ी इलाका है। फिर नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वे पढ़ते ही नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ कार्य भी करते हैं, जैसे मवेशियों अर्थात पशुओं को चराना, जंगल से लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोना आदि। अब आगे देखिए, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। रास्ते बड़े ही खतरनाक थे, इसलिए जगह जगह चेतावनियां लिखी थी, जैसे धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वी केयर मैन इटर अराउंड अर्थात सावधान रहें, नरभक्षी पशु आसपास है। फिर याक मतलब एक पहाड़ी पशु। अब आगे देखिए, सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्धि सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यहाँ लेखिका देख रही हैं कि शाम का समय है। पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। उनकी जीप चाय के बागानों अर्थात बगीचों से निकल रही थी। तभी उन्होंने देखा युवतियां बोकू पहने अर्थात सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ती अति सुंदर लग रही थीं। इस सौंदर्य को वे मंत्रमुग्ध सी होकर देखती रहीं। अब आगे देखिए, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि युमथांग पहुँचने के लिए लेखिका को लायुंग में रात भर रुकना था। वे वहाँ तिस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में रुकीं। फिर वे बाहर बिखरे पत्थरों पर बैठकर वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को ध्यानपूर्वक देखती रहीं और चिंतन करने लगीं कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अर्थात जो क्षमा के योग्य ना हो अपराध किया है।